अंजलि, बेटा अंजलि। माँ, ये लो पानी। आज तो मैं भैया को फोन कर ही देती हूँ। आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? भैया, मैं बोल रही हूँ, अंजलि। क्या हुआ अंजलि? भैया, गांव में माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने उन्हें अकेली क्यों छोड़ रखा है? अपने साथ शहर क्यों नहीं लेकर जाते उन्हें? कितनी बार माँ आपको फोन कर चुकी है कि एक बार उन्हें शहर ले जाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप हो कि सुनते नहीं हो, हर बार टाल देते हो। अंजलि, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करता है क्या कोई? भैया, मैंने गलती क्या कहा है? अच्छे से तो बात कर रही हूँ मैं। अंजलि, हम तुम्हारी माँ की तरह फ्री नहीं हैं जो सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हम दोनों जॉब करते हैं और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार गांव आ सके। अभी 6 महीने पहले जब पिताजी खत्म हुए थे तो हम पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए थे। तुम्हारे भैया नौकरी करते हैं और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वालों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? बार बार तुम दोनों माँ बेटी फोन करके परेशान करती रहती हो, गांव आ जाओ, गांव आ जाओ। बस यही काम रह गया एक मेरे लिए। और मैं फ्री बैठी हूँ क्या, या तुम फ्री हो जो बार बार आ जाती हो अपनी माँ के पास? तुम्हारा क्या है, तुम तो फ्री हो अपने ससुराल से। नौकरी करती होती ना तब पता होता कितना बिजी शेड्यूल होता है पूरे दिन हमारा। क्यों भाभी, जो नौकरी नहीं करता उनके पास कोई काम नहीं होता क्या? वो लोग पूरे दिन क्या दीवार से टिके रहते हैं? एक बार तुम मेरे ससुराल आकर देख लो, कितना बड़ा घर परिवार है मेरा। सारा काम अकेले करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, तीनों टाइम का खाना अकेले बनाती हूँ। भले ही आप जॉब करती हो, मुझे भी ना पूरे दिन काम से फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी तो आप दोनों अकेले हो जो 2 टिफिन बनाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। अगर तुम्हें माँ की इतनी फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते तो मैं ही यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी। देख रहे हो अपनी बहन को कैसे तेवर दिखा रही है अपने? अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को ये दिखाएगी कि वो माँ की कितनी सेवा कर रही है। और उनके बेटे बहू डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे हैं, फिर सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। यही तो तुम्हारी बहन चाहती है, और तुम्हारी माँ भी। थोड़ा बुखार क्या होता है, पूरा घर सर पर उठा लेती है और अपनी बेटी तक बात पहुंचा देती है। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। माँ की ये आदत ठीक नहीं है। 2 दिन बीमार क्या होती है, सारी जगह हल्ला मचा देती है। यहाँ तक कि बेटी के ससुराल तक बात पहुँचा देती है। अंजलि माँ को अपने साथ लेकर जाए, उससे पहले ही मैं माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ शहर लेकर चलूँगा, वरना मुझे 4 लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। तुम्हारी बहन के फोन ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। ये भी नहीं देखती कि हम सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होंगे। सुबह सुबह फोन करके दिमाग ही खराब कर दिया। माँ, अरे बेटा, क्या हुआ? कैसे फोन किया तूने? अपना सामान पैक कर लेना, कल मैं आपको लेने आ रहा हूँ। क्या बेटा, तू सच कह रहा है? हाँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू आ जा, मैं तेरे साथ ही शहर चलूंगी। वैसे भी अकेले मेरा यहाँ मन नहीं लगता। पहले तेरे पिताजी थे तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, पर जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से मेरा घर में मन नहीं लगता। खाली खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटे बहू के पास रहूंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, कल टाइम से तैयार रहना, मैं आ जाऊँगा। अभी रखता हूँ, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा, बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, अभी वो ऑफिस से आई है। दिन भर काम करके थक जाती है तो अपने कमरे में आराम कर रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आराम करने दे उसे। मैं उससे बाद में मिल लूंगी। बहू अपने कमरे में सो रही है और बेटा अपने फोन में व्यस्त है। मैं तो एक ही दिन में इतनी बोर हो गई। यहाँ तो मन ही नहीं लग रहा मेरा। और गांव में तो चलते फिरते लोग भी बात करते थे मुझसे। मैं बाहर रोहित के पास ही जाकर बैठ जाती हूँ। बेटा, जब से आई हूँ बहू अपने कमरे में ही सो रही है। 1 घंटा होने को आया, तुम भी अपने फोन में व्यस्त हो। मुझसे कुछ बात ही कर लो, मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा बेटा। माँ, अब तुमसे क्या बात करूँ मैं? वैसे भी मैं पूरा दिन आने जाने में ही थक गया हूँ। तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम से बैठो। वैसे भी शहर में सब लोग काम की बातें करते हैं, बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और वैसे भी तुम अपनी बहू से ज़्यादा बात की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो नौकरी करती है।
हम दोनों के पास समय ही नहीं रहता, दोनों ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ओहो मम्मी जी, आ गई आप। प्रणाम माँ जी। रोहित, तुमने अभी तक मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाई। तुम्हें पता है ना, शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। ओहो, मैं तो फोन में इतना व्यस्त हो गया कि ब्लैक कॉफी बनाना ही भूल गया। मैं अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाता हूँ। मुझे घर में आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया, पर किसी ने मुझे एक गिलास पानी और चाय के लिए भी नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफी बना सकता है, अपनी माँ को चाय भी नहीं पूछ सकता। बहू, मेरी भी चाय का समय हो गया है, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दो। वैसे भी मैंने आज 3 बार चाय नहीं पी। रोहित, माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह कहाँ रखी है, जिससे वो अपने लिए चाय बना ले, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं उनके लिए चाय बना दूँ। सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में रहती हूँ और वहाँ से आने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके लिए चाय और खाना बना सकूँ और आपके बाकी काम कर सकूँ। माँ, आप यहाँ रसोई में आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। अभी मुझे घर में आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और ये बहू ने मुझे रसोई का रास्ता दिखा दिया। माँ, हम दोनों तो पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। कल से घर पर तुम्हें अकेले ही रहना है। अपने खाने का इंतजाम भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, वरना बाद में तुम परेशान होती रहोगी। इससे अच्छा सारी चीजें आज ही समझ लो, नहीं तो बाद में तुम्हें परेशानी होगी। उस डब्बे में माँ शक्कर, चाय पत्ती, नमक है और नीचे वाले बॉक्स में तेल, मसाले और सारी दालें हैं। माँ, तुम अपनी चाय अपने आप बना लो, मैं पूजा के लिए बाहर ब्लैक कॉफी लेकर जा रहा हूँ। पूजा, ये लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी। थैंक यू रोहित। माँ, कल सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हें दिखाने के लिए, तो तुम टाइम से तैयार हो जाना। ठीक है बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे हाथ पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है। आ, आ, पूजा, रोहित, सुनो, दोनों में से कोई तो मेरी आवाज सुनो। पूजा, रोहित, दोनों अपने कमरे में सो रहे हैं, मेरी तो आवाज ही नहीं सुन रहे हैं दोनों। ये क्या, माँ तो अभी तक सो रही है। ये क्या माँ, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कह दिया था जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे ऑफिस के लिए लेट करा दोगी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा आज। बेटा, मैं क्या करूं? मुझे रात भर बहुत तेज बुखार था, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। माँ, बुखार में ऐसा ही होता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। रोहित, मैंने तुम्हारा नाश्ता लगाकर टेबल पे रख दिया है, हम दोनों तो ये खा लेंगे क्योंकि हल्का फुल्का है। माँ जी को अगर खाना हो तो अपना खाना आज खुद बना लेंगी, क्योंकि हमारी मेड आज छुट्टी पर है। बहू, मेरी तबीयत गांव में ही ठीक नहीं थी, इधर तुम लोगों के पास भी मैं इसलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज कर सकूं। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी बीमारी में खाना भी नहीं बनाकर दे सकती? माँ जी, अगर आपको खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था, किसी गांव से लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ खाना बनाना आता हो। क्योंकि मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती हूँ। मुझसे खाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू, पढ़े लिखे होने से और नौकरी करने से यह तो नहीं हो जाता कि बहू जरूरत पड़ने पर घर का खाना भी ना बना पाए। मैंने ऐसे भी बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई भी संभाल लेती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी, आप ठहरी गांव की अनपढ़ गवार, तो आपको क्या पता पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। 80,000 रुपये महीने का कमाती हूँ, कभी इकट्ठे देखे भी नहीं होंगे तुमने इतने सारे पैसे। अपनी जिंदगी में तो तुमने कभी 5,000 भी नहीं कमाए होंगे। मैं बनाऊं इनके लिए खाना, बड़ी आई। रोहित की माँ को उनकी बहू की बातों का बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से उनकी बहू को अपनी नौकरी का इतना ज्यादा घमंड है। वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी और बेटे की आंखों में तो पैसों की पट्टी बंधी हुई थी। मैं तो यहाँ ये समझ के आई थी कि मेरे बेटे बहू का घर है, वहाँ जाके अच्छे से रहूंगी, लेकिन इन दोनों ने तो मुझे यह एहसास करा दिया कि मैं इस घर में बस एक मेहमान हूँ। माँ, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है। जब से ये गई हैं, मेरे तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है।
अब तो भगवान मुझे भी जल्दी से ऊपर उठा ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे गांव में ऐसा तो आस पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था जितना यहाँ आकर हो रहा है। ना तो इस घर में कोई मुझसे बात करता है, ना ही कोई मेरा हालचाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू 2 घड़ी आकर मेरे पास बैठी भी नहीं है और ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। सिर्फ अपनी नौकरी, डाइट प्लान और फिटनेस को लेकर ही बातें करती रहती है। बाकी उसे दुनियादारी और रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। अरे अंजलि का फोन। माँ, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बेटा, पहले से मैं बहुत ठीक हूँ। रोहित और पूजा तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। पूरा दिन मेरा तो मन ही नहीं लगता घर में। बस किसी तरह से अपना समय निकाल रही हूँ। यहाँ पर घर के छोटे मोटे काम कर कर अपना टाइम पास कर लेती हूँ। घर में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ा बहुत रसोई और घर का काम कर लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है माँ। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ, रोहित और पूजा आ गए। ठीक है माँ, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर तैयार रखा है। ठीक है माँ। वो बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती थी। क्या हुआ माँ, बोलो ना। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, चली जाओ। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। माँ जल्दी चलो, बस निकल जाएगी, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये क्या हुआ? पूजा, उठो पूजा, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, बहू को अंदर लेकर चल। क्या हुआ अचानक? तुम चलो, अंदर चलो पूजा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी पत्नी को, क्यों बेहोश हो गई? घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या डॉक्टर साहब? वो इसीलिए चक्कर खाकर गिर गई थी। अब से आप पूरे 9 महीने इनका अच्छे से ध्यान रखना, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। पूजा, मैं तो बहुत खुश हूँ आज। रोहित, अब तुम अपनी माँ को इधर ही रोक लो, मत जाने दो उन्हें गांव, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको संभालने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही, और मेड लगाएंगे तो उसे फालतू में पैसे देने पड़ेंगे। और तुम्हारी माँ कब काम आएगी? और तुम्हारी माँ गांव में रहकर करेगी भी क्या? यहाँ रहे, हम उनके बेटे बहू हैं। अब तुम जाकर अपनी माँ को समझाओ कि वो अब कहीं नहीं जाएं, हमारे पास ही रहें। पहले पिताजी जिंदा थे तो वहाँ रहती थी तो समझ आता था, लेकिन अब तो वहाँ कोई भी नहीं है, तो अब हमारे पास रहने में क्या बुराई है? कैसी तबीयत है बहू तुम्हारी अब? माँ, अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगी? और वैसे भी अब गांव में है ही कौन, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगी। बेटा, मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता है। गांव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात करने के लिए तो हैं। इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो तो घर में मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है। टीवी भी देखो तो कब तक देखूं? माँ जी, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चली जाया करो। वहाँ आपकी उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, वहाँ आपकी अच्छे से बातचीत हो जाया करेगी सबसे। वहाँ भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और कल को आपका नाती पोता आएगा तो मैं नहीं चाहती उसको अपनी दादी का प्यार ना मिले। ठीक है बहू, जैसा तुम लोग ठीक समझो। बेटा, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? मेरा तो मन ही नहीं लगता, तुझे पता है ना। माँ, आप वहीं रुक जाओ भैया भाभी के पास। गांव में अकेले क्या करोगी? अगर फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो वापस आना पड़ेगा। और फिर चिंता क्यों करती हो? घर में एक बच्चा आ जाएगा तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। तुम गांव में अकेली रहती हो तो मुझे भी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। अब धीरे धीरे रोहित की माँ घर में मन लगाने लगती है और सुबह उठकर मंदिर जाने शुरू करती है। 2-3 घंटे के लिए वो सोसाइटी के मंदिर में जाकर अपना समय व्यतीत करती हैं। मंदिर में बहुत सारी औरतें भी आने लगी, जिनके साथ बैठकर वो अपना समय बिताने लगी। वहाँ पर उनकी कुछ सहेलियाँ भी बन गई, जिससे उनका मन लगने लगा। वहाँ पर वो भजन कीर्तन करके अपना मन बहलाने लगी और मंदिर में आने वाली सभी औरतें उनके भजन की और ढोलक की बहुत तारीफ करती थी। वहाँ पर सब उन्हें जानने पहचानने भी लग गए। एक दिन मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही लेट हो गया तो उन्हें मंदिर से आने में लेट हो गया। आज तो तुम्हारी माँ ने ज्यादा ही हद कर दी है। देख रहे हो, रात के 8 बज गए हैं और अभी तक घर में आई नहीं है। ये कोई समय होता है माँ जी घर आने का? आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा? आप तो पूरा दिन मंदिर में ढोलकी बजाती रहती हो, घर का कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ, ये तुम्हारी सही बात नहीं है,
तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहू पेट से है, वो ज़्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उसे देखभाल की ज़रूरत है। और तुम मंदिर में बैठे बैठे ढोलकी बजाती रहती हो। बेटा, आज मंदिर में भजन कीर्तन का प्रोग्राम कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। वैसे तो मैं समय से आ ही जाती थी। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है भजन कीर्तन और ढोलकी बजाने के अलावा। इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कुछ काम कर सके, पैसा कमा सके, इसलिए ढोलकी बजाकर अपना मन बहला लेती हैं। बहू, दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती हूँ, और दुनिया में तुम भी अकेली नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई नहीं करता। बात बात पर नौकरी का घमंड दिखाती हो। अगर तुम्हें भी अपनी नौकरी के पैसों का इतना घमंड है तो मैं भी एक दिन तुम्हें पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसा कमाने की है तो वो तो कोई भी कमा सकता है। हाँ हाँ, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कैसे कमाओगी पैसा? पढ़ी लिखी तो हो नहीं आप, कुछ आता जाता तो है नहीं। पैसे कमाओगी? मैंने बहू से बोल तो दिया है मैं पैसा कमा कर दिखाऊंगी, पर मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं जिससे कि मैं पैसा कमा सकूं। अरे क्या हुआ कावेरी, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। दीदी, मेरी बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और मैंने उससे गुस्से में कल कह दिया कि मैं उसे पैसा कमा कर दिखाऊंगी, पर मुझे तो ऐसा कुछ आता भी नहीं है जिससे मैं पैसा कमा सकूं। अरे कावेरी, तुम इतना अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो। तुम जो भजन कीर्तन और ढोलक बजाती हो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। सोशल मीडिया पर तुम लोगों को ढोलक बजाना सिखाया करो। अच्छा, उससे क्या होगा दीदी? सोशल मीडिया पर खूब सारे पैसे मिलेंगे। मैं कल तुम्हें मेरी बेटी से मिलाऊंगी, वो भी सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालती है। कल मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। वो तुम्हारा भजन कीर्तन का एक चैनल भी बना देगी। मंदिर तो तुम आती हो और इतने सारे अच्छे भजन कीर्तन भी करती हो। यही भजन कीर्तन सीधे चैनल पर डाल दिया करो, बाकी का सब कुछ काम मेरी बेटी देख लेगी। अगले ही दिन उनकी सहेली सुधा जी की बेटी ने उनका एक यूट्यूब चैनल बना दिया। 2-3 महीने तक कावेरी जी रोज मंदिर आती जाती और जो भी कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देती थी। धीरे धीरे उनका चैनल चलने लगा और 4 महीने भी उनके भजन के 2 वीडियो वायरल हो गए। और एक दिन ऐसा आया, सुधा जी की बेटी कावेरी जी के पास आई। अरे आंटी जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। चलो बेटा। आंटी जी, आपकी जो वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर डाली थी वो आपकी अप्रूव हो गई है। आंटी जी, जो वीडियो मैंने आपकी सोशल मीडिया पर डाली थी वो वायरल हो गई है और उन वीडियो से आपके पैसे भी आने लगे हैं। अगले महीने तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। क्या बेटा, तू सही कह रही है? सच में मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसा भी मिलने लगेगा? हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग काम करते हैं और बहुत से लोग अच्छा कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। थोड़े दिनों बाद ही रोहित और पूजा की शादी की सालगिरह होती है और वो अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को और आसपास के लोगों को बुलाते हैं। इतनी सारी तैयारियों के बीच कावेरी जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है। जितनी साड़ियाँ लाई थी वह पहन पहन के पुरानी हो गई है। तुम अगर बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लाना। माँ जी, मेरी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें भी दे दूंगी, जिनको अब मैं पहनती नहीं हूँ। नई साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी। कावेरी जी को अपनी बहू की साड़ी पहनने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब वे साड़ी को खोलकर देखती हैं, बहू, ये साड़ी तो फटी हुई है। तो क्या हो गया माँ जी, साड़ी फटी हुई है तो सुई धागे से थोड़ा सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी की सालगिरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आपसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद ही नहीं कर सकते। कभी साड़ी खरीद दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। वैसे ही घर में रखकर हम तुम्हारे ऊपर बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। रोहित, मैं पार्लर के लिए जा रही हूँ तैयार होने, और तुम भी अपने काम निपटा लो तब तक। नमस्ते आंटी जी। अरे बेटा तू आजा आजा, बैठ ना। नहीं आंटी जी, मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई थी। कैसी खुशखबरी बेटा? आंटी जी, जो भजन कीर्तन आपने सोशल मीडिया पर डाले थे उसकी पहली सैलरी आ गई है। आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आए हैं आंटी जी।
तू सच कह रही है बेटा? मेरी पहली सैलरी आ गई और वो भी इतनी ज्यादा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बेटा। मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पर इतने पैसे कमाए हैं, वो भी थोड़े ही दिनों में। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा बताना, तुझे तो मैं आज ही पार्टी दे देती हूँ। तूने तो मेरी बहुत मदद की है मुझे यहाँ तक लाने में। बेटा तू मेरा एक काम करेगी? हाँ हाँ आंटी जी बोलिए ना। मुझे बाजार लेकर चलेगी बेटा? कल मेरे बहू बेटे की सालगिरह की पार्टी है, तो मुझे कुछ गिफ्ट लाना है। हाँ हाँ आंटी चलिए ना, मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। इतनी सुंदर साड़ी माँ जी के पास कहाँ से आई? रोहित, तुमने दिलाई है क्या माँ जी को इतनी महंगी साड़ी? इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? नहीं पूजा, मैंने नहीं दिलाई माँ को ये साड़ी। ये लो बहू, तुम्हारे लिए पूरे 5,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। क्या माँ जी, 5,000 की साड़ी खरीदी है? कहाँ से आई इतने पैसे आपके पास? तुमने ही दिए होंगे माँ जी को इतने सारे पैसे। क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे देने की? हमारे पैसे लेकर हमें ही गिफ्ट दे रही हैं। अरे जरूरत ही क्या है ऐसा गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसों से गिफ्ट लाती तो हमें ज्यादा खुशी होती। हमारे पैसों का गिफ्ट हमें ही दे रही हैं। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। ये साड़ी मैं अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, और वो भी पूरे 1 लाख रुपए। उन्हीं पैसों में से मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, पर आज मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ, आखिरकार आप ऐसा क्या काम करने लग गई हो? पूजा, सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से 1-2 भजन सीख लेने चाहिए। माँ जी, आपने कभी बताया नहीं आपका यूट्यूब पे एक चैनल है और उससे आपने इतने सारे पैसे कमाए। अब तो बता दिया ना बहू। अब तो तेरी सास भी नौकरी करती है और पैसे कमाती है। तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज्यादा है। बहू तू तो 80,000 रुपए कमाती है, पर मेरी सैलरी तो पूरे 1 लाख रुपए आई है। मैं तो तेरे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ। अब तो तू नहीं कहेगी कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। बहू एक बात मैं तुम्हें आज कहना चाहती हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वे किसी और के पास नहीं है। लेकिन हर किसी के पास अपना एक गुण होता है। तुम्हारे पास जो गुण है वो मैं नहीं सीख सकती। रही बात पैसा कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने पर आ जाए तो कमा ही लेता है, लेकिन अपनी नौकरी की किसी को अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई मिली कि आज तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे और बहुत सी औरतों को ऐसा मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो नौकरी नहीं करती है। पर माँ, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं। सच में माँ, आप तो कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया। आज तो आपने भाभी से भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब माँ भी किसी से कम नहीं। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने? माँ जी, मुझे समझ आ गया, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको कम आंका। क्या माँ, आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करोगी? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर आगे से अपनी नौकरी का घमंड किसी को भी मत दिखाना, क्योंकि जब इंसान मेहनत करने पर आता है तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है।